अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर ऑफिस खैर ऑफिस से हो गए तो वो हमारे पास दिसंबर के करंट अफेयर्स हो गए थे। अब हमने इंशाल्लाह देखने हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। जनवरी फेब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी फेब में आपको पता है अभी इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, और भी चेंजिंग और सारी। अब लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कबीना बननी है, और जैसे कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस हैं जैसे पता लग रहा है, वो फिर हम फेब में डिस्कस करेंगे। जैसे वजीर आजम का अनाउंस हो चुका है, वजीर सीएम जो पंजाब हैं वो फर्स्ट फीमेल मरीम नवाज, वो भी अनाउंस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह जो है इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो जनवरी को देखते हैं। जनवरी में हमारे पास एक सेटेलाइट है, उसका नाम है एक्सपोसैट। उसका क्या नाम है? एक्सपोसैट। ये एक क्या कहते हैं, सेटेलाइट जो मिशन है, ये किसके लिए है? ये बेसिकली ब्लैक होल के लिए जो है ये एक मिशन है। ये इंडिया ने लॉन्च किया है। इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है। ये किस मिशन के लिए है? ये रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स है, और इंडिया ने 1 जनवरी 2024 को इसको क्या किया जी, लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने इस पे क्या कर लेना है, याद रख लेना है। उसके बाद मून का आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, चंद्रयान, आपको याद होगा, ठीक है। आई थिंक नवंबर में या सितंबर में या अगस्त सितंबर में मेरे ख्याल में चंद्रयान साहब गए थे उधर। तो उसको देख लीजिएगा। तो मून के ऊपर जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था, उसके बाद अब उन्होंने एक सोलर मिशन, चांद के सॉरी सूरज के ऊपर इंडिया ने अपना एक मिशन लॉन्च किया। उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, तो वो कब, ये सितंबर के अंदर था। ये सितंबर के अंदर था बेसिकली। ये अभी मैं करवा रहा हूँ, मैं वो उसको इसको चंद्रयान के साथ कंफ्यूज कर रहा था। तो आदित्य L1 जो है ना, ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि ये उस टाइम से गया हुआ था, तो इसने अभी जो है ना वहाँ अपनी कोई रिपोर्ट भेजी थी, तो ये इसलिए न्यूज़ में डिस्कस हो रहा था। तो आई थिंक ये सितंबर में मैंने करवाया भी होगा, अगर नहीं भी करवाया तो उसके अंदर जो है ये मैं आप लोगों को ये यहाँ आप लोग कर लेना कि चंद्रयान जो है वो इंडिया का मिशन है, कहाँ के लिए? मून के लिए। और आदित्य L1 जो है ये इंडिया का सोलर मिशन है, सूरज के लिए। ये सितंबर जो है 2 सितंबर 2023 को जो है ये इंडिया ने लॉन्च ये किया था। उसके बाद ये आपको पता है बांग्लादेशी नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनस, उनको लेबर लॉ के लिए की वायलेशन के अंदर उनको सजा हुई है। तो मे भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक नोबेल विनर को जो है वो सजा हुई है, तो वो कौन है? तो वो देख लीजिएगा, ये मोहम्मद यूनस। इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, बट स्टिल इसको देख लेना। ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 5 मेंबर्स थे इसमें। अब इसमें इजाफा हो गया। ब्रिक्स का क्या मतलब है? बी आपका पहले ब्राजील था, आर फॉर रशिया था, आई से इंडिया था, सी से चाइना था, और ऐसे साउथ अफ्रीका था। तो इसके अंदर अब जो है वो आपकी क्या है, 1 जनवरी 2024 से इसमें और मुल्क ऐड हो गए हैं। कितने मुल्क ऐड हुए हैं जी? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया, 5 मुल्क इसमें ऐड हो गए हैं। और चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी इसके अंदर हो जाएगा। तो अब ब्रिक्स के अंदर अगर अब मेंबर्स पूछे जाएं तो ब्रिक्स अब 10 मेंबर्स हैं, तो इसमें और मुल्क भी ऐड होंगे। तो अभी के लिए जो क्या है कि ब्रिक्स के अंदर क्या है, आपके 5 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं। तो अब ब्रिक्स के अगर टोटल मेंबर जो 5 थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए। पहले का आपको पता है यही इसी से ही बनता था, ब्रिक्स, BRICS। मैंने सबके मेंबर्स बोल भी दिए आपको। इसको देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान एक शॉर्टेस्ट टेस्ट खेला गया था, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया था। तो मे भी पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट मैच, बट फिर मैंने ऐड कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक दफ़ा अगर बंदा पढ़ रहा है तो हल्का सा जहन में कुछ बैठ जाए तो इसमें कोई मसला नहीं होता। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जनवरी की एक हाईलाइट, कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर पहली दफा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हुआ। कहाँ हुआ? इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। इस्लामाबाद में 10 और 11 को और जनवरी को। और ये डब्ल्यू एच ओ जो है, WHO ने इसको वो ऑर्गेनाइज करवाया था, और इसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, इसका क्या था? टुगेदर फॉर हेल्दी प्लेनेट। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इस समिट को याद रखना है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट। ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से ये समिट हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था। पाकिस्तान में कौन से शहर? इस्लामाबाद में। डेट याद रखनी है, 10 और 11 जनवरी। और इसका थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। 5वीं दफा जो है शेख हसीना वाजिद जो है, शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ये लगातार 4थी दफा। और ओवरऑल 5वीं दफा जो है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाकिस्तान का, क्योंकि पहले हिस्सा भी रहा है और पाकिस्तान के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। हर दफा पाकिस्तान में बांग्लादेश की बातचीत होती है, तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूज़ डॉन के ऊपर आया हुआ था, तो मैंने वहां से ये किया ताकि आपको पता, कभी ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान, ये मैंने आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स में बताया हुआ कि पाकिस्तान पहली दफा जो IMF के पास गया था 1958 में गया था, ठीक है। 1958 में पाकिस्तान पहली दफा IMF गया था। और अब 2024 तक पाकिस्तान 75 सालों में 23 दफा पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम अटेंड कर चुका है। तो ये एक फिगर इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ, मे भी पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मे भी हो भी सकता है, नहीं भी, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान पहली दफ़ा 1958 में IMF के पास गया था। और उसके बाद जो है जब से पाकिस्तान जो है, ये भी आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है। ये देखें, ये सवाल मैंने इसलिए यहाँ ये खुद मैंने लाइन लिखी थी
ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। तो ये भी पाकिस्तान अफेयर्स में करवाया हुआ कि पाकिस्तान, सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ दोनों को ज्वाइन कब किया था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ दोनों को ज्वाइन किया था 1950 में। एक ये सवाल याद रखो। उसके बाद पाकिस्तान पहली दफ़ा आईएमएफ कब गया, 1958। और उसके बाद 75 सालों में पाकिस्तान टोटल कितनी दफ़ा आईएमएफ से कर्जा ले चुका है, तो 23 मरतबा कर्जा ले चुका है, ये याद रखना है। मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन पाकिस्तान की T20 टीम के, लास्ट दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि शाहीन अफरीदी को टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है, इसको भी देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दो जजेस जो हैं उन्होंने रिजाइन किया है। एक जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्होंने रिजाइन किया है। और एक ये जो है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं, इन्होंने रिजाइन किया है। ठीक हो गया। तो इन्होंने रिजाइन किया है, इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की एलिगेशन चल रही थी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी। और तो इनके खिलाफ इनके ऊपर कोई एलिगेशन से कि इन्होंने कोई करप्शन वगैरह की है, कुछ इनके असासे आमदन वगैरह की, इस तरह के मसले मसाइल थे। तो इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, देखें उसमें क्या होता है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके साथ जो सबसे सीनियर पुणे जज, ठीक है, सीनियर पुणे जज होता है जो आपके पास चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, उसे सीनियर पुणे जज कहते हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन थे, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो ये अगले चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा साहब के बाद, तो इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो ये दो जजेस ने रिजाइन किया है, इन दोनों का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैब्रियल एटल, ये जो फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो ये इनका नाम पहले आई थिंक वो मैरियट, मुझे नाम भूल गया, फीमेल थी। तो ये जो है अब आपने गैब्रियल एटल जो है इसका नाम याद रखना है, ये फ्रांस के नए जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये नेपाल के लमीचांद साहब, इनको 8 साल की, ये क्रिकेटर है, ये लमीचांद साहब जो है, संदीप लमीचाने, ये पीएसएल भी खेले हुए हैं, ये क्या है, ये क्रिकेटर हैं। तो इनको 8 साल की जो है वो सजा हुई है, इन्होंने माइनर एक गर्ल के साथ जो है वो रेप किया है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अब इनका टाइम भी खत्म हो गया क्योंकि अब नए प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान जो 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हर दफ़ा डेवोस के अंदर होती है, डेवोस। ठीक है, तो 15 जनवरी को ये हर दफ़ा इसका इजलास होता है। उसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और डिफरेंट आइडियाज़ और ये चीज़ें शेयर होती हैं, सारी दुनिया के ममालिक उसमें शिरकत करते हैं। तो पाकिस्तान को उसमें रिप्रेजेंट किसने किया था, अनवारुल हक काकड़ साहब ने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर जनवरी की हाईलाइट में सबसे इंपॉर्टेंट वाकया देखा जाए तो वो आपको पता है, 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिसाइल से हमला किया था। पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने, ये पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर हमला किया था, जैश अल अदल नामी एक सुन्नी जो है वो क्या कहते हैं, जैश अल अदल जो है तंजीम है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ईरान ने उसके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने 17 जनवरी को क्या किया, ईरान के साथ सारे ताल्लुकात अपने ख़त्म किए, अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। और उसके बाद 18 जनवरी, ये तीनों आपने टाइम लाइन इसी तरह याद रखनी है। 16 को उन्होंने हमला किया, ये तीनों सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 17 को पाकिस्तान ने अपना जो सिफारती ताल्लुकात थे वो ख़त्म कम कर दिए। और उसके बाद 18 को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया, इस ऑपरेशन का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उसका नाम था ऑपरेशन मर्गबार सरमाचार। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम ये पाकिस्तान ने 18 जनवरी को लॉन्च किया था। कहाँ किया था, ईरान के अंदर। वहाँ जो BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फाउंडेशन है, या फाउंडेशन ही होगा आई थिंक, तो या फेडरेशन तो नहीं होगा, फाउंडेशन ही होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट देख लेना वैसे इसको ना, BLF को। बल्कि मैं इसको एक दफ़ा आप लोगों को कंफर्म कर ही देता हूँ कि BLF है क्या। BLF, ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, सॉरी, ठीक है, फ्रंट। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो इसके जो हाइड आउट्स हैं, जो इसके ठिकाने हैं, वो ईरान में हैं। तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो अटैक किया था, तो उस ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना है। लीबिया के प्रेसिडेंट नए आए हैं, तो इनको देख लेना, जोसेफ बुकाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोहसिन नकवी साहब, इनका नाम आ रहा है, तो ये अभी फेब में ये फेब के करंट अफेयर्स में दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि फेब के अंदर ये अपॉइंट हुए हैं। तो PCB के अब नए चेयरमैन, उनका क्या नाम है, ये मोहसिन नकवी साहब, 37th चेयरमैन ये बने हैं। 37th चेयरमैन ये PCB के ये बने हैं, इससे पहले 36 रमीज राजा साहब थे। तो ये ऑफिशियली पहले जो मैनेजमेंट कमेटियों के सरबराह बनते रहे हैं, जैसे नजम सेठी आया, जका अशरफ साहब आया, तो अब जो है ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं। तो ये PCB के 37वें चेयरमैन है, ये वही मोहसिन नकवी हैं जो कि आपके अभी केयर टेकर CM भी हैं। तो अब मरीम नवाज के आने के बाद फिर ये चले जाएंगे, अब ये PCB के चेयरमैन बन जाएंगे। और ये 22 जनवरी को जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, उसका जो है वो, उसका एक तरह से मोदी ने उसे डिक्लेयर किया कि ये अब होली साइट है, तो इसको भी देख लीजिएगा, 22 जनवरी में भी पूछा जाए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इंडिया के, सॉरी USA के, एंटनी ब्लिंकन साहब,
उन्होंने जो है एक रिलीजियस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड होता है, ये लास्ट टाइम भी एफपीएससी में पूछा गया था, तब भी एक बंदे को दिया था। तो पाकिस्तानी जिस बंदे को मिला उनका नाम है पीटर जैकब साहब, ठीक है, पाकिस्तान से पीटर जैकब साहब को मिला है। तो उनकी रिलीजियस फ्रीडम और उसके हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से इन्हें दिया गया है। तो ये पीटर जैकब साहब का है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड मिला है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लास्ट टाइम आप लोगों को भी मैंने करवाए थे 2023 का आईसीसी ओडीआई टेस्ट का पैट कमेंस, सॉरी, ऑफ द ईयर, पूरे साल का जो है वो पैट कमेंस, इसको गैरी सोबर ट्रॉफी भी कहते हैं, जो लास्ट टाइम जो आपकी थी आई थिंक 2022 के, जो 2023 में जब मिली थी तो मेरे ख्याल में ये बाबर आजम को मिली थी। तो इसको देख लीजिएगा, लास्ट टाइम बाबर आजम भी था, एक एक उसमें शाहीन अफरीदी भी था और मोहम्मद रिजवान भी था। तो वो देख लीजिएगा लास्ट टाइम की जो आपके जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स है ना, उसके अंदर ये है। तो टेस्ट की जो है वो उस्मान ख्वाजा को मिली है। और T20 की जो है सूर्या कुमार यादव, ये इंडिया से हैं, ठीक है, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से हैं, विराट कोहली इंडिया से हैं, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से हैं, और सूर्या कुमार यादव साहब जो हैं ये कहाँ से हैं, ये भी इंडिया से हैं। तो ये T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। फिर उसके बाद इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्रा, इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि ये रचिन रविंद्रा इंडिया का है, ये मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं वैसे बता देता हूँ, इसलिए कहता हूँ लेक्चर सुन लिया करो। तो ये है न्यूजीलैंड से, ठीक है, रचिन रविंद्रा साहब जो है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनका ताल्लुक है जी इंडिया से। तो ये आप लोगों ने, सॉरी इंडिया से कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड से। फिर देखा यहाँ से आप लोगों से वो हो जाना था, तो इसका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से। तो ये ना हो कि रचिन रविंद्रा ये एग्जामिनर कोई ट्रिक खेले आप लोगों के साथ कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, तो नाम से हमें लगे कि ये इंडिया है, तो ये इंडिया नहीं है, ये क्या है, ये आपका न्यूजीलैंड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसीजे, आपको पता है इसराइल और फलस्तीन वाला इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गजा के ऊपर जिस तरह से जो वहाँ तूफान मचाया हुआ है, और जिस तरह से इसराइल जो है वहाँ जुल्म कर रहा है, तो आईसीजे जो है उसके अंदर जो है एक पिटीशन, आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर इसराइल के खिलाफ एक पिटीशन गई कि इसराइल को रोका जाए और इसराइल जो सारा वो कर रहा है इसके बारे में। तो उन्होंने पिटीशन टेकअप की। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने चीज याद रखनी है कि ये केस किसने ब्रॉट अप किया था, ये साउथ अफ्रीका ने किया था, ठीक हो गया। 26 जनवरी को उन्होंने ये टेकअप किया था। तो इन्होंने हेयरिंग जो है वो की थी, सॉरी 11 जनवरी को इन्होंने हेयरिंग स्टार्ट की थी, और 26 जनवरी को जो है ये फैसला आया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ना इसराइल को कहा है कि जो जेनोसाइड कर रहे हो हमास के खिलाफ और सारा, तो उसको रोका जाए। तो ये दो डेट्स याद रख लेनी है। 11 जनवरी को जो केस है वो स्टार्ट हुआ था, लेके कौन गया था ये आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने जो है ये केस किया था, ये आईसीजे के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से एग्जामिनर बार बार पूछेगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट है, FIA, DG FIA। पहले हमारे पास एक और इंसान थे, क्या कहते हैं, अहमद, मेरे नाम उसका भूल गया, मोहसिन, मोहसिन भट्ट साहब थे। तो अब जो है, अब नए DG FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहमद इसहाक साहब आए हैं। तो इसका नाम आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। ISI के चीफ, आपको पता है ISI के चीफ जो है वो नदीम अंजुम साहब हैं। और इसी तरह एक IB है, उसके DG भी आपको पता होगा, फवाद असदुल्ला, ठीक है, फवाद असदुल्ला, ये भी मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ, तो ये सारा इसको देख लीजिएगा। 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन, ये जेनिक सिनर, जे सिनर, इटली से हैं, ये जीते हैं इन्होंने। ये मेदवेदेव साहब, रशिया, इनका नाम आप लोगों को पता होगा, इसको हराया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फीमेल्स का जो है, विमेंस का था, तो सबलेंका, ये बेलारस से हैं, इन्होंने ये जैंग साहिबा को हराया है, ये आई थिंक जापान से हैं। तो ये खवातीन का कम इनका पूछा जाता है, लेकिन ये जे सिनर जो है ये पहला अपना टाइटल जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका इटली याद रख लेना। इसके हवाले से आप लोगों से लाजमी सवाल पूछ लिया जाएगा। फिर ये जो मैंने आप लोगों को ये ऊपर पाकिस्तान और ईरान का बताया था, उसके हवाले से फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन क्या कहते हैं, अमीर अब्दुल्लाहियान, ठीक है, ये पाकिस्तान आए 29 जनवरी को, और पाकिस्तान और ईरान के दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना कि इन्होंने 29 जनवरी को विजिट किया और पाकिस्तान और उनका जो हालात थे वो बेहतर होना शुरू हो गए। इमरान खान साहब को दो सजाएं हुई हैं, पहली उनको 30 जनवरी को हुई है, ये सजाएं दोनों याद रखनी है, दूसरी 31 जनवरी को हुई है। पहली जो 30 में हुई है उसमें उनको 10 साल की कैद हुई है, और वो उनको किस में हुई है, स्टेट सीक्रेट केस, जो साइफर केस था कि उन्होंने वो साइफर जो है वो पब्लिक किया और उसको घुमा दिया, ये उसके हवाले से था, उसकी सजा 10 साल 30 जनवरी को हुई। फिर 31 जनवरी को तोशा खाना के जो खान साहब ने, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई जो तोहफे मिले वो उन्होंने बेच दिए या उनके हिसाब से, और उसमें उनकी बीवी को भी, तो वो 14 साल, ठीक है। जो पहले सजा मिली है, मतलब अगर आपने जो गद्दारी की है या स्टेट सीक्रेट में, उनको 10 साल 30 जनवरी को, और 31 जनवरी को 14 साल की कैद खान साहब को तोशा खाना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, लास्ट टाइम जब मैंने आपको अभी बताया था दिसंबर के अंदर के पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है, फिर उसके बाद टेंडरिंग है, उसके बाद जुडिशरी है, तो मैंने कहा था कि CPI
जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वो नई जो है वो जारी कर दिया। तो पाकिस्तान का लास्ट टाइम क्या था, 140, अब क्या हो गया पाकिस्तान का 133। ठीक है, पिछले 2 सालों से पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो रैंक था वो कितना था, 140। अब पाकिस्तान ने अपना रैंक और इम्प्रूव किया है और कितना हो गया है पाकिस्तान का 133, 7 दर्जे पाकिस्तान ने और इम्प्रूव, ये लिखा हुआ है बाय 7 स्पॉट्स। तो ये अब आप लोगों ने याद रख लेना, ये आपको पता है। मैंने पहले भी, अब मैं कोशिश करूंगा दोबारा एक अपडेटेड जो है पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूं। आपको पता है ये ट्रांसपेरेंसी वाला कितना ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो 133 है पाकिस्तान की पोजीशन, तो ये अब आप लोगों ने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है ना ओवरऑल, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। ये आपको पता है डेनमार्क हमेशा जो है वो 6 कंजेक्टिव ईयर में हर दफा ये पहले नंबर पे आया है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, न्यूजीलैंड जो है जिनमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है या करप्शन कम है, उनमें पहले नंबर पे डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है और फिर न्यूजीलैंड है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो उसको क्या करती है और लोअर करती है, 2%, पहले 2 पॉइंट समथिंग था, अब 2% करती है। तो ये चलती रहती है, इसको भी देख लेना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024, ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी आप लोग किसने ये एक्सरसाइज शुरू की हैं, तो ये नेटो की एक्सरसाइजेज हैं। नेटो ने अपनी सिंस कोल्ड वार आपको पता है ना, 1990 1991, तब जो है ये कोल्ड वार खत्म हो गई थी, रशिया और जब अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। तो उसके बाद नेटो ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, उसका क्या नाम है, उनका नाम है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। उसके बाद जापान 5वां मुल्क बन गया है जो जिसने मून के ऊपर लैंड किया है। पहला आपको बताया कि अभी इंडिया भी रिसेंटली गया था चंद्रयान साहब को लेके। तो 20 जनवरी को उन्होंने क्या किया, लैंड किया। तो उसका जो लैंडर है उसका क्या नाम है, स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, उसका नाम ये है स्लिम। पूछ लिया जाए कि स्लिम जो है वो किसका लैंडर है, या स्लिम जो है वो किसने मून के ऊपर लॉन्च किया है, कि उसने लैंड किया, तो आप कहोगे जापान। ठीक है, तो 5वां मुल्क जो है वो जापान बना है, चौथा इंडिया था, तो 5वां जो है आपके पास जापान बन गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 12 जनवरी को यूएसए और यूके ने एयर स्ट्राइक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि यूएसए और यूके ने एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी हूथी बागियों के खिलाफ। तो वो यमन, ये हूथी बागियों का सवाल जो है, ये आपका हुसी बागी या हूथी बागी जो भी इन्हें कहते हैं, ये आप लोगों का सवाल अभी रिसेंटली भी पीपीएससी में पूछा गया था कि हूसी बागी जो हैं वो कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं या कहाँ वो अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। तो यमन से इनका ताल्लुक है, यमन के अंदर जो है ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अभी यूके और यूएसए ने इनके ऊपर जो है यमन के ऊपर स्ट्राइक की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये भी देख लीजिएगा कि स्नो लेपर्ड को कजाकिस्तान जो किर्गिस्तान जो है उसने अपना नेशनल सिंबल जो है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो ये है कि चाइना लॉन्च अ सैटेलाइट नेम आइंस्टाइन प्रोब, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को ये मुझे एक वेबसाइट से मिला था, तो मैंने कहा चलें ये भी इस तरह, क्योंकि कुछ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कुछ एमसीक्यू जो है ये मोस्टली, बल्कि कुछ क्या, सारी पीडीएफ जो होती है वो डॉन या डिफरेंट जो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं वहां से कलेक्ट करता हूँ। फिर कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो ये न्यूज़पेपर से नहीं होता, जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट वेबसाइट से उठाते हैं। तो फिर मैं 2-3 वेबसाइट को कंसल्ट कर लेता हूँ जिसमें कम से कम जो वन लाइनर अच्छे लगते हैं या जो इंपॉर्टेंट में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, तो उसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब। ठीक है, तो वो किसके लिए की है, तो एक्स रे यूनिवर्स जो है उसकी मिस्ट्रीज को अनवील करने के लिए, या पूछा जा सकता है कि एक्स रे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को अनवील करने के लिए 9 जनवरी को, या ये नाम भी पूछा जाए कि कब लॉन्च किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब। उसका क्या नाम है, आइंस्टाइन प्रोब। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह हर दफ़ा स्टूडेंट्स को ये होता है पीडीएफ के हवाले से, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको पता है हमेशा डिस्क्रिप्शन में ही होती है आप लोगों की। और दूसरा अगेन यही कहूँगा कि आप लोगों की दिन ब दिन दिलचस्पी इसमें कम होती जा रही है। आप लोग ना, लाइक आप अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम हाफ लोग जो हैं वो ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता है कि अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल ही जाएगी, अपलोड सर कर ही देंगे ना, तो कोई मसला नहीं है, खैर है। तो इस तरह ना किया करो, आप लोगों के लिए ही ये मेहनत होती है, तो ज़रा थोड़ा सा इसके लिए कंट्रीब्यूट कर दिया करो। कुछ बहुत ज़्यादा आपसे इसकी कुछ चार्जेस या वो नहीं होते, बस आप लोगों की अप्रिशिएशन और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये कोशिश किया करो थोड़ा सा इसको शेयर वगैरह कर दिया करो, अपनी राय वगैरह या कोई जो आप लोगों का दिल करता है तो उस तरह से किया करो। आप वैसे भी अभी आइडिया मेरा यही है कि आप लोगों का एक ग्रुप बन रहा है जिसमें से सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं, जो डेली वो करते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए जो है ना एक जीके की टेस्ट सीरीज और ओवरऑल ये चीज़ें जो है ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो उसको इस तरह से कुछ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी वो जो ओवरऑल होता है ना, हर किसी को होता है यार ये चीज़ तो हमें फ्री मिल ही जाएगी, खैर सर ने अपलोड कर ही देनी है, उसमें जो है ना मामला जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। ठीक है,
तो ये आप लोगों के जनवरी के करंट अफेयर्स थे। तो इसमें से उम्मीद है कि बाकी इतना कोई नहीं है। बाकी फेब के अंदर इंशाल्लाह आपके इलेक्शन क्या है और बाकी चीज़ें हैं उसको देख लेंगे। तो उम्मीद तो है कि फेब के अंदर बाकी ओवरऑल इंटरनेशनल एरा पे फेब में इतने कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में फेब के करंट अफेयर कुछ कम है। इंपॉर्टेंट है लेकिन कम है, तो उम्मीद है कि वो बहुत ही कम होंगे। मैं देखूंगा उसके ऊपर लेक्चर आप लोगों को देना है या शायद वैसे पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जो है वो उसका हम कर लेंगे। तो ये आप लोगों का जनवरी का भी करंट अफेयर्स हो गए। तो उम्मीद है बाकी कोई मसला मसाइल को हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। रब रखें।